अमेरिकी राजनीति में एक पुरानी कहावत है, द थर्ड रेल ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। ये जो वर्ड है, ये शब्द आमतौर पर ऐसे मुद्दों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें छूना अमेरिका में राजनीतिक आत्महत्या के बराबर माना जाता है। अगर अमेरिकी राजनीति में कोई थर्ड रेल है जिसका असर सीधे व्हाइट हाउस के अंदर तक महसूस होता है तो वो है इजराइल। जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो इतिहास का कहना है कि उन्हें इसकी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है। कोई चुनाव हार गया, किसी की लोकप्रियता गिर गई और कोई दोबारा व्हाइट हाउस पहुंच नहीं पाया। तो ऐसे कई नाम हैं जिनके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहला नाम है जिमी कार्टर का। 1977 में जब जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब पश्चिमी एशिया लगातार संघर्षों से जूझ रहा था। उनकी मध्यस्थता में मिस्र और इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। उस समय दुनिया में उन्हें शांति निर्माता के रूप में देखा गया, लेकिन बाद के वर्षों में इजराइल की कुछ नीतियों पर खुलकर उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीनियों के अधिकारों को नजरअंदाज करके कभी भी स्थायी शांति नहीं लाई जा सकती। पर उनके इस बयान को एंटी इजराइल के रूप में देखा गया क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीनियों के अधिकार की बात की थी। पर इस रुख ने कई इजराइल के समर्थक समूहों को नाराज कर दिया। इसके बाद 1976 में चुनाव में जिस कार्टर को अमेरिकी यहूदी मतदाताओं का लगभग 71% वोट मिला था, 1980 तक यह समर्थन घटकर 45% तक रह गया। उसी साल कार्टर को रिपब्लिकन उम्मीदवार रोनाल्ड रीगन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बेशक उनकी हार के पीछे ईरान बंधक संकट और कमजोर अर्थव्यवस्था जैसी बड़ी वजहें थी, पर कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल को लेकर उनका रुख भी उनके लिए राजनीतिक बोझ बन गया। उसके बाद नंबर आया जॉर्ज डब्ल्यू बुश का, जो 1991 में गल्फ वॉर के बाद यूएसए के नेतृत्व में जो 45 देशों के इराक के बीच जो लड़ाई हुई थी उसको जीतने के बाद उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। उनके अप्रूवल रेटिंग जो है वो 90% तक पहुंच गई थी और यूएसए में ऐसा माहौल बन गया था कि अगला चुनाव उनके लिए आसान होगा। लेकिन इसी दौरान इजराइल ने अमेरिका से $10 अरब लोन की गारंटी मांगी। तब उस पर बुश प्रशासन चाहता था कि इजराइल जो है वो पहले वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बसाना बंद करे, पर इजराइल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पर इसके बाद वॉशिंगटन डीसी में एक तीखी लॉबिंग शुरू हुई। कांग्रेस के कई सदस्य खुलकर इजराइल के समर्थन में उतर आए। सितंबर 1991 में बुश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को वन लोनली लिटिल गाय करार दिया और कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहे थे कि उनके सामने बेहद प्रभावशाली लॉबिंग नेटवर्क खड़ा हो रहा है। एक साल के बाद 1992 में चुनाव हुआ और बुश बिल क्लिंटन से हार गए। पर बेंजामिन नेतन्याहू के टाइम पर यह अमेरिका और इजराइल के बीच ये जो शांति संघर्ष और ज्यादा खुलकर दिखाई दिया। 1996 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और नेतन्याहू के रिश्ते तनावपूर्ण रहे। क्लिंटन को कई बार लगा कि इजरायली अमेरिकी दबाव और सजेशंस को गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन सबसे बड़ा टकराव बराक ओबामा के दौरान शुरू हुआ। ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ परमाणु समझौते की दिशा में आगे कदम बढ़ाए। नेतन्याहू इसका खुलकर विरोध कर रहे थे और यह बात इतनी बढ़ गई कि 2015 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में जाकर सीधे ओबामा की नीतियों की आलोचना कर दी। और यूएसए के इतिहास में किसी विदेशी नेता का अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश नीति को कांग्रेस के मंच पर ही चुनौती देना बहुत कम दिखाई देता है। इन तमाम तनाव के बाद भी 2016 में ओबामा ने इजराइल के साथ $38 अरब के सैन्य आर्थिक पैकेज को साइन किया, जो उस समय का सबसे बड़ा मिलिट्री पैकेज था। इसके बाद भी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन हार गई। और इन सब पूरी कहानी का सार क्या है? अब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ये एक फ्यूचर की भविष्यवाणी है कि रिपब्लिकन पार्टी अगला चुनाव हारने वाली है, क्योंकि इस बार ट्रंप भी अपने ईरान डील के नाम पर नेतन्याहू के हितों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। पर अब आपके दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर इजराइल को इतनी ताकत कहां से मिलती है? अब यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि अमेरिका में चुनाव जो है वो बेहद महंगे होते हैं। राष्ट्रपति से लेकर सांसद तक सभी को चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों डॉलर जुटाने पड़ते हैं और यहीं से राजनीतिक फंडिंग और लॉबिंग की कहानी शुरू होती है। तब प्रो इजराइल ग्रुप, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और उनसे जुड़े सुपर पीएसीएस चुनाव अभियानों में बहुत पैसा लगाते हैं और उनकी बहुत बड़ी भूमिका यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन में होती है। तो इसीलिए यह भविष्यवाणी की जा रही है कि जिस तरह से ट्रंप इजराइल को दरकिनार कर रहे हैं, क्या ट्रंप के सपोर्टर्स यानी कि उनकी पार्टी अगली चुनाव हारने वाली है? अब आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।